हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन आ गया है और क्लास 6 to 8 जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी मैं सारी सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के। आज इकोनॉमिक्स का 31 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो ऑप्शन ए है इसमें 10 लाख रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए से कम, बी है 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम, सी क्या है, सी है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम, वहीं डी है 10 करोड़ रुपए से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो माइक्रो और लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 है उसके अनुसार निर्माण क्षेत्र के उद्योगों को कितना निवेश है? तो 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32, हाल ही के केंद्रीय बजट के एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा के वर्तमान रूप से बढ़ाकर कर दिया है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमें अपडेट रहना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 74%। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी फर्स्ट उद्योग की अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 350 करोड़ भी नहीं, 250 करोड़ भी नहीं, 400 करोड़ भी नहीं। ठीक है, ये सब करंट के क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, जो सरकारी व्यय है उसको कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है योजना आयोग, सी है वित्त मंत्रालय, डी है वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। जो है वो जो सरकारी खर्चे होते हैं उसको नियंत्रित करने का प्राधिकार उसके पास है। अब चलते हैं 35 में। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर के अलावा अन्य आयकर पर, कस्टम्स और चौथा है संघ उत्पादन शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनकी सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से है। तो सकल कर के राजस्व के मामले में इनकी सही अवरोही क्रम पूछा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पहला दूसरा। पहले निगम कर होगा, ठीक है, फिर होगा निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, और चौथा हो जाएगा संघ उत्पादन शुल्क, और तीसरा हो जाएगा कस्टम्स। ठीक है, तो ये 2015 का क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो बिल्कुल भाई, भारत सरकार की जो आय है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है रेलवे, ऑप्शन बी है उत्पाद कर, ऑप्शन सी है बिक्री कर, डी है प्रत्यक्ष कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष कर है जो वो जिसकी मदद से भारत सरकार की आय सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा एकमात्र साधन है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को सबसे ज़्यादा आय होती है? तो ऑप्शन ए है उत्पाद शुल्क, बी है सीमा शुल्क, सी है व्यक्तिगत आय कर, डी है निगमित कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। ठीक है, अब नेक्स्ट है 38 कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। जो भारत है उसमें आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है बिक्री कर, सी है रेलवेज, डी है चुंगी कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। जो ब्याज भुगतान है वो एक कैसा आइटम है? ए है राजस्व व्यय का, बी है पूंजीगत व्यय का, और सी है योजना व्यय का, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स राजस्व व्यय का। जो ब्याज भुगतान का आइटम है वो किसका है? राजस्व व्यय का। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हम। राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है? तो ऑप्शन ए है कुल व्यय कुल प्राप्तियाँ, बी है राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ, सी है पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियाँ बाजार ऋण, डी है बजटी घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बजटी घाटे का योग। जो बजट के घाटे होते हैं उसका योग प्लस सरकार का जो बाजार में ऋण रहता है तथा उसकी जो लाइबिलिटीज़ रहती हैं दोनों को मिला दीजिए तो राजकोषीय घाटा हो जाता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे।
कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। ये भी करंट का है क्वेश्चन। ए है 8.8%, बी है 7.8%, सी है 7.6%, डी है 6.8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 6.8%। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। वहीं बी है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। और वहीं ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है। वहीं डी है, डी क्या है, भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की आवश्यकता है। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स बी क्या है, आइए देखते हैं। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। ऑप्शन ए है 2010-11, बी है 2011-12, सी है 2009-10, डी है 2012-13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2010, 11 और 12 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, जो संशोधित मूल्य वर्धित कर है उसका क्या संबंध है, किससे संबंधित है। बिक्री कर से, बी है धन कर से, सी है आय कर से, डी है उत्पाद कर से। उसका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्पाद कर से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। कि भारत में जो सेवा कर है टैक्स वो कब चालू किया गया। ऑप्शन ए है 1994 से 95, बी है 1996 से 97, सी है 1998 से 99, डी है 1991 से 92। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1994 से 95 में। ठीक है, सेवा कर चालू किया गया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई, समुद्री मत्स्य नीति, सी है नवीन विदेशी व्यापार नीति और डी है 7वां वित्तीय आयोग। तो आइए देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय कृषि नीति है वो कब आई है, वो आई है इसमें थोड़ा सा गलती है क्योंकि ऑप्शंस पूरे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ABC करके दिया गया है और डी का नहीं है ऑप्शन। ये क्वेश्चन को मैं बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें पूछा है माय डियर फ्रेंड्स कि स्तंभ के क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है ओपन जनरल लाइसेंस, बी है ट्राइसेम, सी है थोक मूल्य सूचकांक और डी है नकदी रिजर्व अनुपात। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए का हो जाएगा जो ओपन जनरल लाइसेंस है ये कब विदेशी व्यापार के लिए होता है और ट्राइसेम किसके लिए होता है, रोजगार के लिए होता है। ठीक है, और सी का हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति हो जाएगी और डी है नकदी रिजर्व अनुपात, ये हो जाएगा ऋण नियंत्रण। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। जो ट्रेजरी बिल कब समाप्त किया गया। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1992 को, बी है 1 अप्रैल 1994 को, सी है 31 मार्च 1996 को, डी है 31 मार्च 1997 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1997 को समाप्त किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का क्या उद्देश्य था। तो इनका उद्देश्य क्या था, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है मजबूत रक्षा उद्योग आधार बनाना, बी है भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे, सी है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, डी है कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा या 51 पे हैं अभी। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन और है अभी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, आइए उसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 1996, सी है 104, डी है 109। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 51 पे। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी माय डियर फ्रेंड्स? ए है 1950 में, बी है 1947 में, सी है 1948 में, डी है 1991 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक है, तो आई होप सो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। तो लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं 6 to 8 में। ठीक है, और ये सब जो बीपीएससी के पेपर्स हैं, बीपीएससी के पैटर्न पता चलेंगे आपको इससे, और कैसे कैसे क्वेश्चन्स आते हैं वही सारी पूछे जाएंगे। इसके बाद मैं कंटेंट भी कराता चलूँगा। पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप 8853954496 पर मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, बस ऐसे आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।